हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिज़िक्स बाय अमित पटेल। आज मैं आपके सामने लेके आऊँ गुडसेट 2020 फिज़िक्स फुल पेपर सॉल्यूशन। तो पूरा पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो मे बी इन फ्यूचर आपको हेल्प करेगा। तो पूरा सॉल्यूशन आप अच्छे से देखो उनको, वैसे ही ना एक फार्मूला के बेसिस पे अलग अलग न्यूमेरिकल्स बनाना आप सीख जाओ, ठीक है। तो दैट इज़ बेस्ट वे टू सॉल्व द एमसीक्यू। चलो, फर्स्ट एमसीक्यू। A charge q is placed on the vertex of a cube, then the flux passing through any one surface is how much? देखो, चार्ज कहाँ पे आपको गिवन है? वर्टेक्स के ऊपर गिवन है। याद रखना ये वर्टेक्स यहाँ पे होगा कि नहीं। यस और नो आप ट्राई करो पहले। चलो, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वर्टेक्स के ऊपर जो चार्ज होगा उनके सराउंडिंग में टोटल में 8 क्यूब कंसिडर कर सकता हूँ। तो मैं अगर एक चार्ज का फ्लक्स कंसिडर करूँ तो वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर इनके आजू बाजू एक यहाँ पे, एक बैक साइड पे, एक यहाँ पे बैक साइड पे, 4 ऐसे ही ऊपर, ठीक है। तो टोटल 8 क्यूब इनके पॉइंट के साथ कांटेक्ट में होंगे। तो हर एक क्यूब के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो कितना होगा? इनका 1/8 करोगे क्यू डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, जब भी एक क्यूब यहाँ पे कांटेक्ट में होगा तो उनकी 3 सरफेस से इनका फ्लक्स पॉसिबल पास हो सकता है। देखो, अगर मैं एक यही वाले क्यूब की बात करूँ तो एक ए वाली सरफेस होगी, एक ए वाली सरफेस होगी और इनसे एक बैक साइड वाली सरफेस होगी। मतलब उनका जो फ्लक्स मिला आपका 8 क्यूब के साथ जो शेयर हो रहा है, हमें तो एक की सरफेस के साथ यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसका भी हम क्या करेंगे? 1/3 करेंगे। तो अगर 1/3 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? क्यू डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, उनका भी 1/3 मतलब क्यू डिवाइड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट वन। यस और नो? क्लियर? चलो फिर मूविंग ऑन नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 2। तो देखो यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 2 point charges 10 to the power of -8 coulomb and -10 to the power of -8 coulomb are placed 0.1 meter apart. 0.1 is a distance between these two charge. Find the magnitude of total electric field at the center of line joining the two charge. देखो, अगर आपको याद हो ना तो ये टेक्स्ट बुक का ही न्यूमेरिकल से उनका एक पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैं दो चार्ज कंसिडर करूँ QA and QB which are of 10 to the power of -8 coulomb of magnitude and a distance of 0.1 meter, तो मिड पॉइंट 0.05 मीटर पे होगा कि नहीं? यस और नो? ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव का इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में बनेंगे तो दोनों का फील्ड फाइंड आउट करके मैं एडिशन करूँ। तो फर्स्ट मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज QA, तो QA डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होगा? 0.05 मीटर। हमें मिड पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। सो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10 to the power of 9, चार्ज की वैल्यू 10 to the power of -8 कूलम डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो आई विल गेट 3.6 × 10 to the power of 4 न्यूटन पर कूलम। फिर सेम बी के लिए मैंने यहाँ पे साइन कंसिडर नहीं किया, इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, सेम मिलेगा, ठीक है। तो दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? 3.6 × 10 to the power of 4 प्लस 3.6 × 10 to the power of 4। सो दिस विल बी 7.2 × 10 to the power of 4 न्यूटन पर कूलम। ये हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? मिड पॉइंट पे, ए वाले पॉइंट पे। यस और नो? क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू। थर्ड, a charge density of uniform charge in finite plane is sigma. A simple pendulum is suspended vertically downward near it. Charge Q naught is placed on the metallic bob. If the angle made by the string is theta with vertical then the direction, then which is correct option? अगर यहाँ पे चार्ज क्यू होगा तो इनकी वजह से रिपल्शन होगा और ए वाली फोर्स एग्जर्ट होगी। जब फोर्स एग्जर्ट होगा तो टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। अगर ए एंगल थीटा में कंसिडर करूँ तो ए भी कितना बनेगा? थीटा बनेगा। क्लियर? तो इनके देखो यहाँ पे दो कंपोनेंट टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, इनका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। तो मैं यहाँ पे
लिख सकता हूँ टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू इक्वेशन 1 एंड 2। अगर 2 डिवाइड बाय 1 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डिवाइड बाय एम जी। सो टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय एम जी एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। रिप्लेस किया मैंने, मुझे मिला ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने चेक किया तो टेन थीटा डिवाइड बाई क्यू नॉट। सो दिस वन विल बी योर करेक्ट आंसर, यस और नो। सिग्मा directly proportional to tan theta divided by q naught, tan theta divided by q naught. So option B will be your correct answer. चलो फिर नेक्स्ट मूविंग ऑन नेक्स्ट MCQ, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोलराइजेशन विल बी। आप ट्राई कर सकते हो अपने आप, तो आप सबको पता है पोलराइजेशन मतलब डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होगा 2AQ, ये आपका डिस्टेंस है, सो L1, Q चार्ज है, A1 T1, दिस इज वॉल्यूम, V मतलब L3, सो दिस विल बी L minus 2 A1 T1, yes or no? So this will be dimensional formula of polarization, so option D will be correct one. चलो moving on next MCQ number 5. If relative permittivity for any substance is 80 then the electrical susceptibility is how much? देखो ट्राई करो अपने आप, चलो मैं ट्राई करता हूँ फिर यहाँ पे आपके सॉल्यूशन के लिए। तो आप सबको ये रिलेशन पता होगा, म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस साई, जहाँ पे साई आपकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी होगी। सो साई इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1, म्यू आर इज गिवन इन क्वेश्चन, सो 80 minus 1 this will be 79. So correct answer will be option number C. Next question number 6. 2 microfarad capacitor is connected with a 50 volt supply and 3 microfarad capacitor is connected with a 100 volt supply. ठीक है, इनको इनिशियली कितने सप्लाई के साथ कनेक्ट किया, 50 वोल्ट। इनको किसके साथ कनेक्ट किया, 100 वोल्ट के साथ। नाउ आफ्टर रिमूविंग बैटरी 2 plates of same type of a charge are placed to form a new capacitor, then the potential difference will be how much? अगर आपका theoretical concept क्लियर होगा तो आपको पता होगा कि अगर 2 कैपेसिटर की सेम प्लेट को कनेक्ट करें हम ऐसे, ठीक है क्लियर, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल होगा उनको हमने लिखा था ना कॉमन पोटेंशियल, यस और नो, इनके लिए फार्मूला बना था। सो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। और आपको पता होगा अगर अपोजिट प्लेट होगी तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। सिंपल, मैंने सबको माइक्रोफैराडे में रखा है, ठीक है, तो वैसे वैल्यू प्लेस्ड करो। कैपेसिटेंस C1 2, V1 50, C2 3, V2 100 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। माइक्रोफैराडे में होगा तो कैंसिल आउट 400 डिवाइड बाई 5, सो आंसर विल बी 80। ये आपका कॉमन पोटेंशियल होगा दोनों के अक्रॉस, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट वन। चलो फिर मूविंग ऑन नेक्स्ट MCQ, क्वेश्चन नंबर 7. The EMF of a car battery is at 12 volt of internal resistance of battery is 0.4 ohm. Then maximum power drawn from the battery will be how much watt? ठीक है, मैक्सिमम पावर कितना होगा। अब देखो मैक्सिमम पावर के लिए ना पहले मैं मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करूँ, तो देखो आपको करंट का एक फार्मूला याद होगा, I इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। लेकिन याद रखो फॉर मैक्सिमम करंट आर आपका कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। सो मैक्सिमम करंट विल बी ई डिवाइड बाय आर, सो आई मैक्स इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 0.4। और आपको तो फार्मूला पता है, P इज इक्वल टू वी आई वाला फार्मूला याद होगा सबको, ठीक है। तो V मैक्स आपको P मैक्सिमम चाहिए तो I मैक्सिमम की मैं वैल्यू रिप्लेस करो, 12 डिवाइड बाई 0.4, वोल्टेज आपका 12, सो दिस विल बी 360 वाट। कितना होगा, 360 वाट। सो आंसर हमें मिलेगा 360 वाट। क्लियर,
चलो फिर नेक्स्ट MCQ, द रेजिस्टेंस ऑफ platinum wire of a platinum resistance thermometer of a ice point is 5 ohm and the steam point is given 5.23 ohm. When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of a platinum wire is a 5.795 ohm. कैलकुलेट दी टेम्परेचर ऑफ दी बाथ. अब देखो ये न्यूमेरिकल ना थर्ड यूनिट MCQ थर्ड यूनिट का एक न्यूमेरिकल है, तो आप मेरी थर्ड यूनिट की न्यूमेरिकल्स चेक करो, वहाँ पे इनका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. देखो सेम डिटो कॉपी वही न्यूमेरिकल है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे थर्ड यूनिट मेरा चेक करो, उसके अंदर एक वीडियो होगा थर्ड यूनिट टेक्स्ट बुक सॉल्व्ड एग्जाम्पल, उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 3.4, तो वहाँ पे पूरा मैंने एक्सप्लेन किया और आंसर आपको मिलेगा 3.45 इंटू 345.65 डिग्री सेल्सियस, 345.65 डिग्री सेल्सियस. सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर करेक्ट वन. यस और नो? ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके चेक करो, प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो मिलेगी थर्ड यूनिट की, और उसके अंदर न्यूमेरिकल नंबर टेक्स्ट बुक सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 4. ओके, चलो फिर मूविंग ऑन नेक्स्ट MCQ 9 नंबर. One electric cell having EMF of 2 volt and internal resistance of 1 ohm and other electric cell having EMF of 4 volt and internal resistance of 0.2 ohm are connected in parallel to each other, then the equivalent EMF will be how much. देखो सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला याद रखना है. E1R2 सेल 1 का EMF, सेल 2 का इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल 2 का EMF, सेल 1 का इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय R1 प्लस R2. बस सिंपल वैल्यू प्लेस्ड करो, आपको आंसर मिलेगा. सो आंसर विल बी 3.667. 3.667. जस्ट 1 मिनट. अब देखो आंसर मिलेगा आपको 3.667 और ऑप्शन के अंदर एक भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है. यहाँ पे देखो E1 आपका 2 वोल्ट है और जो R1 मैंने यहाँ पे 1 लिखा है ना 1, ठीक है, उनकी जगह पे हमें 0.1 ओम लेना है. ठीक है, इक्वेशन ही सही है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया. E2 कितना होगा, सेम 4 वोल्ट, और ये जो R2 होगा वो होगा 0.2 ओम. ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट EMF देखो क्या होगा यहाँ पे, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सेम फार्मूला. ठीक है, E1R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2. सो दिस विल बी 2 इंटू 0.2 प्लस 4 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 0.1 प्लस 0.2. सो दिस विल बी 0.4 0.4 0.8 डिवाइड बाई 0.3. सो आंसर विल बी 2.66, मतलब 2.67. सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट वन. ठीक है, इफ़ R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 0.1, और अगर खाली 1 में कंसिडर करो तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए वाला. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने 1 ओम लिखा था तो वैसे ही सॉल्यूशन किया है. ठीक है, तो 1.1 ओम होगा तो आंसर क्या मिलेगा 2.66. ठीक है, तो आपका जो गुडसेट का पेपर है उनके अंदर यहाँ पे 0.1 ओम है, तो उनके लिए ये वाला करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, और एज़ पर माई क्वेश्चन ये जो मैंने गलत लिखा है क्वेश्चन गुडसेट में नहीं है, तो उनके अंदर आंसर कितना होगा 3.667. ओके, चलो आई होप सबको क्लियर होगा. चलो यहाँ पे देखो, द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज. देखो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स भी स्केलर होगा, आप पहले पोल स्ट्रेंथ की बात करो, करंट की बात करो. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स भी, इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो दोनों के सोर्स आपके स्केलर ही है. अ कोइल हैविंग 10 ampere meter square magnetic moment is placed in a vertical plane and it's free to rotate about a horizontal axis coincide with its diameter. A uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal
यानी direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. The coil rotates through an angle of 90 degree under the influence of magnetic field. The moment of inertia of coil is 0.1 kg/m². What will be its angular speed? देखो ये भी आपके 4th यूनिट का ना डिटो टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल का कॉपी है, ठीक है। तो मैं आपको वहीं पे दिखा देता हूँ। तो आप चेक करो 4th यूनिट के अंदर टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल 11 उनका पार्ट बी, ठीक है। तो ये पार्ट बी आपका पूरा वही है जो एमसीक्यू में कन्वर्ट करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो एक बार इसको, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप 4th यूनिट का न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक सॉल्व न्यूमेरिकल करोगे ना, तो उसके अंदर ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। वहाँ पे पूरा मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा वीडियो लिमिटेशन की वजह से नहीं कर रहा, तो आप एक बार वहाँ पे जाके इनको देख लो, ठीक है। तो आंसर कितना मिलेगा 20 सेकेंड इनवर्स या तो रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? चलो, सो आंसर विल बी दिस वन, ठीक है। आप जाओ 4th यूनिट के प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पे टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल चेक करो। और मैं अभी से बोल देता हूँ कि मैक्सिमम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स आप रेफ़र करो, गुड सेट के लिए फार्मूलाज रेफ़र करते रहो। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12। 10 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू अ वेरी लॉन्ग वायर of a radius of 5 centimeter. Then magnetic field at the distance of 2 centimeter inside from its curved surface will be how much? देखो ये यहाँ पे गिवन है और ऑप्शन में भी, तो ये थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। ये गुड सेट वालों की ही मिस्टेक है। तो यहाँ पे देखो आपको बोला है सरफेस से 2 सेंटीमीटर। तो अगर सरफेस से 2 सेंटीमीटर होगा तो एक्सिस से कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। तो स्मॉल आर आपका डिस्टेंस बनेगा, कैपिटल आर आपकी रेडियस बनेगी। तो आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर कितना होगा, μ0 I/r डिवाइड बाई 2πr²। μ0 की वैल्यू 4π 10⁻⁻⁻⁷, करंट की वैल्यू 10। आपका जो डिस्टेंस है पॉइंट का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सॉलिड सिलेंडर दैट इज 3 × 10⁻⁻², 2π इंटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। देखो ए भी मीटर में कन्वर्ट किया मैंने और ए भी आपका मीटर में कन्वर्टेड है। तो आप वैल्यू प्लेस्ड करो तो आपको आंसर मिलेगा 60 डिवाइड बाई 25 10⁻⁻5 और ये होगा 2.4 × 10⁻⁻5 टेस्ला। क्लियर इतना? चलो फिर नेक्स्ट 13 नंबर देखो। 13 नंबर के अंदर इन इंडिया डेक्लिनेशन एट दिल्ली, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कितना होगा 0 डिग्री 41 मिनट्स टुवर्ड्स द ईस्ट। फिर देखो 414 द रिलेटिव परमिएबिलिटी इन अ कोर ऑफ अ सोलेनोइड इज 400 μr आपको गिवन है। द वाइंडिंग ऑफ सोलेनोइड are insulated from the core and carry current of a 2 ampere. If a number of turn is 1000 per meter, then the magnetic intensity inside the core of solenoid will be how much? Magnetic intensity पूछिए, H आपको पूछा है, H किसके बराबर होगा, N इंटू आई के बराबर। नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 1000, करंट कितना आपका 2 एम्पियर, यस और नो। सो दिस विल बी 2 × 10⁻³ ampere per meter. So option number B will be your correct answer. Clear to all? So option B will be your correct answer. चलो फिर next MCQ number 15. The coil having 1000 turns and the area of a 0.10 meter square rotates a half revolution per second. revolution per second मतलब frequency given है आपको, and it is placed in a uniform magnetic field of 0.01 Tesla perpendicular to the axis of rotation of coil. The maximum EMF generated in the coil is how much? ठीक है, मैक्सिमम EMF का फार्मूला आप सबको पता है, NA/B⍵, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी जिसको मैं 2πf लिख सकता हूँ, ठीक है। एफ आपकी फ्रीक्वेंसी बनेगी हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। सबकी वैल्यू प्लेस्ड करो तो आपको आंसर मिलेगा 3.14 वोल्ट, ये याद रखना। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट
out of the following given loops, in which loop the direction of induced current is from A C B। अब देखो आपको ना लेंज लो यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे कौन सा लो आप यूज़ करोगे? लेंज लो यूज़ करोगे। अगर देखो ये लूप यहाँ पे अंदर एंटर करेगा, ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे कहीं पे नॉर्थ पोल है और नीचे जाके साउथ पोल है। तो जैसे ही ये एंटर करेगा, ठीक है, तो अपोजिशन होगा, तो इनके अंदर ना काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। इनिशियली अपोजिशन होगा, ठीक है। जब बाहर निकलेगा तो उनका सपोर्ट होगा कि उनको फ्लक्स कम नहीं होने देना, तो वो अट्रैक्शन मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगा। देखो ये वाले ऑप्शन में जैसे ये बाहर निकलेगा ना यहाँ पे, ठीक है, तो करंट यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऊपर नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे इनके ऊपर से देखोगे यहाँ पे साउथ पोल बनेगा, ठीक है, क्योंकि इनको फ्लक्स को लूज नहीं करना, ठीक है। तो ये ट्राई करता है कि उनका फ्लक्स उतना ही बना रहे। तो करंट कौन सी डायरेक्शन में होगा? ए सी बी की डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे भी कौन सी डायरेक्शन रहेगी? काउंटर क्लॉकवाइज। दोनों देखो ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, रहेगी काउंटर क्लॉकवाइज। दोनों देखो ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में निकल रहे हैं, तो दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो क्लियर इतना? लेंज लो, बाय यूजिंग अ लेंज लो। चलो फिर नेक्स्ट, विच इज़ नॉट यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, कि ये चार ऑप्शन में से इंडक्टेंस का यूनिट कौन सा नहीं है, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको गिवन है, तो देखो फाई इज इक्वल टू एल आई, एल इज इक्वल टू फाई बाई आई। फाई आपका फ्लक्स है, फ्लक्स का यूनिट वेबर, करंट का एम्पियर, मतलब ये सही है। फिर देखो E इज इक्वल टू एल डी आई डिवाइड बाई डी टी। एल आपका सेल्फ इंडक्शन है, E डी आई डिवाइड बाई डी टी। ई एम एफ का वोल्टेज डी आई बाई डी टी एम्पियर पर सेकेंड, तो वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर, तो ये भी सही है। और आपको इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी तो पता ही है, तो ये गलत होगा ना, ठीक है। ऑप्शन डी आपका गलत यूनिट है। क्लियर? ऑप्शन डी आपकी गलत यूनिट है। चलो ये याद रखना। अब देखो दूसरी बात कि ऐसे ना कभी कभी ऑप्शन के अंदर मानो कि ये तीन के अंदर एक चेंज करके ये वाला भी रखे, ओम इंटू सेकेंड, तो ये भी आपका सही यूनिट होगा इंडक्टेंस का। वोल्टेज की जगह पे V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, वोल्ट की जगह पे, तो वोल्ट की जगह पे ओम इंटू एम्पेयर लिख सकता हूँ कि नहीं? एम्पेयर एम्पेयर कैंसिल होगा, तो ओम इंटू सेकेंड भी आपका इंडक्टेंस का यूनिट बनेगा, याद रखना। फिर देखो नेक्स्ट, a bulb of 100 watt rating is connected with a 220 volt supply. The resistance of bulb will be how much? Here power and volt is given, so I can write the formula of power. P is equal to V square divided by R. So R is equal to V square divided by P. 220 divided by 100. So answer will be 484 ohm. Answer will be 484 ohm. Yes or no? चलो फिर मूविंग ऑन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 19। लुक एट हियर, अ साइन वोल्टेज हैविंग अ मैक्सिमम वैल्यू 283 वोल्ट, पीक वैल्यू गिवन है, अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू LCR सीरीज कनेक्शन वेयर R इज इक्वल टू 3 ohm, L is equal to 25.48 millihenry and capacitance is of a 796 microfarad. The impedance is at a resonance condition. इनको पकड़ो, रेजोनेंस कंडीशन पे आपको बताया ना, XL इज इक्वल टू XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों क्या रहेंगी? सेम। सो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर एज पर एट द रेजोनेंस कंडीशन XL इज इक्वल टू XC. So impedance will be under root of R square, means R is equal to 3 ohm. रेजिस्टेंस रहेगा आपका, ठीक है, वही आपका इम्पिडेंस बनेगा। क्लियर? यस और नो? सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट MCQ, व्हाट विल बी द करेक्ट फॉर द रियल ट्रांसफार्मर? रियल ट्रांसफार्मर जहाँ पे पावर लॉस होगा, so input power is always greater than the output power, or you can say output power is always less than the input power. और याद रखो कि आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर दोनों पावर सेम रहेगी, इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर टू ऑल? चलो सो मूविंग ऑन नेक्स्ट MCQ, द सोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज विच वन? तो
डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला आपको पता है, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई डिवाइड बाई डी टी, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से मिलेगा? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर अल्ट्रा वायलेट इज विच वन। तो देखो यहाँ पे मैंने सारे रेस के लिए वेवलेंथ की रेंज लिखी है, ठीक है। तो रेडियो वेव्स के लिए माइक्रो, इंफ्रारेड और ये अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। आप नोट कर लेना सारी वेवलेंथ, इनके अंदर क्वेश्चन चेंज करे फिर भी अपना मार्क्स नहीं जाना चाहिए। सो फॉर अल्ट्रा वायलेट लाइट वेवलेंथ इज 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट वन, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। वन रिवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री, यस और नो। हाउ मच टाइम इज टेकन एट सन फ्रॉम अर्थ टू हैव अ शिफ्ट ऑफ 1 डिग्री? सिंपल, ठीक है। 360 डिग्री के लिए 24 आवर्स है, तो 1 डिग्री के लिए कितने आवर्स? तो 24 इंटू 1 डिग्री डिवाइड बाय 360, 0.0667 आवर्स। तो उनको मिनट में कन्वर्ट करो, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दिया। सो दिस इज 4 मिनट। सो करेक्ट आंसर इज 4 मिनट, करेक्ट आंसर इज 4 मिनट। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट वन, यस और नो। चलो फिर मूविंग ऑन नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 24, for a glass lens of a focal length of 50 centimeter, the power of lens, आप सबको पता है कि power of lens is reciprocal of focal length, और अगर सेंटीमीटर में होगी तो 100 डिवाइड बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, या तो 50 डिवाइड बाय 100, 100 ऊपर, ठीक है। सो दिस विल बी 2 डायोप्टर। सबको समझ में आ? ठीक है, सिंपल है ना। फिर देखो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 24, अ लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड टू मेक इट डिसअपियर। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड शुड बी हाउ मच? सेम एज द लेंस। फिर नेक्स्ट, what is the type of nature of image formed for an object placed on the axis of a concave mirror between pole and center? अब देखो पोल एंड सेंटर बोला है तो मैं ए वाला कंसीडर करूँ। अब देखो ए फोकल पॉइंट है, और ए मिरर का सेंटर है, ठीक है। तो याद रखना कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी जगह पे रखूँ तो आपको पता है जब तक आपकी जो इमेज यहाँ से ए वाली जगह पे रहेगी तो उनकी इमेज ना ऑब्जेक्ट यहाँ पे आर और फोकल के बीच में रहेगी, तो उनकी इमेज ए वाली साइड पे मिलेगी, यस और नो। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और इन ऑब्जेक्ट की हाइट से ना ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब मैग्नीफाइड होगी। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका फोकल पॉइंट और पोल की ओर जाएगा तो इमेज यहाँ पे आपको ऐसे मिलती जाएगी, ठीक है। वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ पे बोला है पोल एंड सेंटर। तो पोल तो इसको बोलता हूँ मैं, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये तो दोनों हो गया ना, यहाँ पे भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मुझे थोड़ा क्लेरिफाई नहीं लगा, ठीक है। अगर फोकल और पोल के बीच में कंसिडर करोगे तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, मैग्नीफाइड होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच में होगी तो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट एमसीक्यू। यहाँ पे मैंने टिक नहीं किया, ठीक है। चलो, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लीट इज 3 mm. Screen is placed at a distance of 2 meter when blue-green light of a wavelength of 500 nanometer is used, then the distance between two fringes will be how much? याद रखना जो distance होगा ना, distance between two fringes, that will be same as the width of fringe, और उनका फार्मूला आपको पता है लैम्डा डी बाई डी। वेवलेंथ को मैंने लिख दिया, ये आपका डिस्टेंस लिखा स्क्रीन और स्लिट का, और आपकी स्लिट के बीच का डिस्टेंस लिखा 3 mm, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो आंसर कैलकुलेट करो, आपको आंसर मिलेगा मीटर में
तो उसको mm में कन्वर्ट करना है। 333.333 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तो उनको देखो 1000 से लेके जाओ नीचे तो आपको मीटर में, और फिर उसका आपको पता है 10⁻⁻3 mm 10⁻⁻3 मीटर किसके बराबर होगा, mm के बराबर। फिर देखो 28 नंबर, फॉर व्हाट डिस्टेंस a ray optics a good approximation when the aperture is 4 mm wide and the wavelength is 500 nanometer। तो आपको फ्रेजनल डिस्टेंस का फार्मूला पता है कि नहीं, a स्क्वायर डिवाइड बाई लेमडा। ये आपको गिवन है 4 mm, लेमडा भी आपको गिवन है 500 नैनोमीटर। तो देखो a स्क्वायर डिवाइड बाई लेमडा मैंने यहाँ पे रिप्लेस्ड किया, समझ में आ कि नहीं। सो फ्रेजनल डिस्टेंस मुझे कितना मिला, 0.032 इंटू 10⁻3। सो ZF इज इक्वल टू 32 मीटर। यस और नो। सो आंसर कितना रहेगा अपना 32 मीटर। और इनके अंदर कितना रहेगा ये आप कर लेना, ठीक है। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ हाईलाइट करना। चलो फिर नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज हाउ मच। देखो रिजॉल्विंग पावर हमेशा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल रहेगा, ठीक है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइड बाई 2 साइन बीटा। उनका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 साइन बीटा डिवाइड बाई 1.22 लैम्डा फॉर माइक्रोस्कोप, जो हमें ऑप्शन में कहीं पे दिख नहीं रहा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको बोनस मिलेगा। चलो फिर नेक्स्ट, हाउ मच दी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो लैम्डा किसके बराबर होगा, देखो ये डायरेक्ट फार्मूला है ना दी ब्रोगली वेवलेंथ का, यस और नो। 12.227 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वोल्टेज इंटू एंगस्ट्रॉम, 12.227 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 100। आंसर मिलेगा 10⁻⁻10 मीटर में। तो यहाँ पे देखो -9 मीटर, 0.123 नैनोमीटर। सो लैम्डा यहाँ पे मिल गया आपको 0.123 नैनोमीटर। देखो ऑप्शन चेक करो तो ये क्या होगा 0.123 नैनोमीटर, 0.123 नैनोमीटर, मतलब ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट, threshold frequency of a cesium is given 5.16 into 10⁻14 hertz, then its work function will be how much electron volt में। तो phi naught is equal to hf naught, h आपकी प्लैंक कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, आपने आंसर निकाला, ये जूल में मिलेगा आंसर, लेकिन देखो हमें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आप डिवाइड करोगे, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करोगे तो आपको ये जो वर्क फंक्शन होगा वो कितना मिलेगा, 2.128 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट MCQ देखो यहाँ पे, द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड इज अबाउट हाउ मच टाइम्स हेवियर देन द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए 50 टाइम्स, और अगर नहीं है तो देखो 2He4 इनका मास नंबर है और इनका मास नंबर 196.96। तो अगर मानो कि एक्स टाइम में कंसिडर करूँ तो आंसर मुझे अप्रोक्स 49 के बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में अपना कौन सा पास होगा उनसे 50, यस और नो। क्लियर, सो दिस विल बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट 33, the ground state of energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. What is kinetic energy of this electron? Kinetic energy is equal to 1/4 pi epsilon naught e square divided by 2r. टोटल एनर्जी होगी माइनस 1/4 pi epsilon naught e square divided by 2r। तो मैं बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी टोटल नेगेटिव एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है, तो देखो कि आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, दैट इज़ माइनस 13.6, तो ये काइनेटिक एनर्जी ना पॉजिटिव होगी और वो क्या रहेगी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो दूसरी बात कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डबल होगी। ठीक है, वो नेगेटिव होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी से डबल रहेगी। ठीक है, यस और नो।
क्लियर इतना? चलो फिर नेक्स्ट MCQ, ये याद रखना फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट MCQ 34 नंबर, द वेवलेंथ ऑफ अ बामर सीरीज, मिनिमम वेवलेंथ याद रखो, ये फार्मूला आपका 1/λ/r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। मिनिमम वेवलेंथ के लिए n आपका क्या होगा, इनफाइनाइट, और अगर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ पूछे तो इनसे नेक्स्ट वाला होगा मतलब 3। क्लियर? तो हमें यहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ के लिए करना है, तो 1/4 1/इनफाइनाइट स्क्वायर, ठीक है। सो 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू r/4, लैम्डा मिनिमम विल बी 4 डिवाइड बाई r, so this one will be our correct answer. Next MCQ number 35 में देखो आपको, calculate the energy equivalent to 1 gram of substance। देखो मास 1 ग्राम मतलब 10 to the power of -3 kg is equal to mc स्क्वायर, आपके पास फार्मूला है, c is the speed of light 3 into 10 to the power of 8 square। so by solving this values you will get 9 into 10 to the power of -13 joule, so this will be your correct answer, 9 into 10 to the power of -13 joule। माइनस होगा कि प्लस? दिस विल बी प्लस ना, ये प्लस होगा, 9 into 10 to the power of +13 joule, so option B will be correct one। clear? चलो फिर नेक्स्ट, in which process neutron is converted into proton, कि कौन से प्रोसेस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगी। तो देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ पे बीटा माइनस डीके, ये कौन सा डीके इंडिकेट कर रहा है, बीटा माइनस डीके। तो मैं बोल सकता हूँ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कब कन्वर्ट होगी, जब उनका ना, ये देखो यहाँ पे ये जो एटॉमिक नंबर मैं बोलूँ अगर, ठीक है, वो +1 बने, तो यहाँ पे -1 +1 0, देखो बैलेंस्ड है। तो बीटा माइनस डीके के अंदर, कौन से डीके के अंदर, बीटा माइनस डीके के अंदर, यस और नो, ठीक है। और दूसरा भी याद रखना कि प्रोटॉन का न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्जन कब होगा, बीटा प्लस डीके के अंदर। ओके, चलो फिर नेक्स्ट MCQ नंबर 37। तो MCQ नंबर 37, forbidden gap between the conduction band and valence band is maximum for which kind of material। आपको पता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फॉर द इंसुलेटर, सीधी बात है, सबसे कम कहाँ पे होगा, कंडक्टर में, और दोनों के बीच में कहाँ पे रहेगा, सेमीकंडक्टर में। फिर देखो द बिलो ट्रूथ टेबल इज़ फॉर विच गेट। अब देखो ये याद रख लेना, ठीक है, आपको 4 गेट के लिए आपको याद रखना है वहाँ पे, ठीक है। तो ए डॉट भी आपका एंड गेट होगा, और उनका भी बार करो, ठीक है, तो वो नंद गेट होगा। तो 0.00 होता है और उनका बार 1 होगा, मतलब देखो एंड गेट, और 0.1 क्या होगा, 0, लेकिन उनका बार क्या होगा, 1, ठीक है। तो ये आपका क्या, कौन सा गेट रिप्रेजेंट यहाँ पे हो रहा है, एंड गेट। ओके, सॉरी, एंड गेट का भी नॉर गेट मतलब कि नंद गेट। चलो ये इसको कट कर लो, चलो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। द बिलो ट्रूथ टेबल इज़ फॉर विच गेट। तो ये ट्रूथ टेबल कौन से गेट के लिए, तो देखो आपको चारों गेट के लिए ट्रूथ टेबल याद रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखो A.B, ठीक है, और उसका भी बार करोगे, ठीक है, मतलब नोट करोगे, तो वो क्या बनेगा, नंद गेट। तो 0 एंड 0 क्या होगा, 0, लेकिन उसका नोट क्या होगा, 1, ठीक है। वैसे ही देखो ये चारों के लिए 1.11 होगा, लेकिन उनका नोट क्या होगा, 0, मतलब एंड गेट प्लस नोट गेट, तो एक क्या बनेगा आपका, नंद गेट बनेगा। ये कौन सा गेट बनेगा, नंद गेट। ओके, चलो फिर नेक्स्ट, for pure silicon crystal 5 into 10 to the power of 28 atoms in a meter cube, it is doped by 1 ppm concentration to pentavalent arsenic। Calculate the number of electron and holes given that Ni is equal to 1.5 into 10 to the power of 16 per meter क्यूब वॉल्यूम। तो देखो 1 ppm डॉपिंग का मतलब क्या होगा, एक आर्सेनिक एटम कितने सिलिकॉन एटम के बीच में होगा, 10 to the power of 6,
और यहाँ पे अपने पास एटम्स कितनी है 5 × 10⁻28। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 10⁻6 सिलिकॉन एटम के अंदर एक आर्सेनिक होगा, तो 5 × 10⁻28 सिलिकॉन के अंदर कितने आर्सेनिक एटम, तो कैलकुलेट करोगे तो ये नंबर ऑफ आर्सेनिक एटम मिलेगा। एक आर्सेनिक एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो देखो नंबर डेंसिटी है कि नहीं ये इंट्रिंसिक के लिए, N × NH = Ni², NH = Ni² डिवाइड बाई Ni आपको मिल गया। एक आर्सेनिक एटम मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन, तो जितने नंबर ऑफ आर्सेनिक एटम होंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन, तो 4.5 × 10⁻9 आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ होल्स मिलेगा। ठीक है, यस और नो, 4.5 × 10⁻9 दिस वन। फिर लास्ट वन MCQ नंबर 40, इन डायोड इंक्रीज इन अ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज थिकनेस ऑफ डिप्लेशन रीजन विल। तो याद रखो जैसे ही आप फॉरवर्ड बायसिंग में वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन क्या होगी, कम होगी। सो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन विल डिक्रीज, यस और नो, क्लियर इतना। तो ये आपका गुड सेट 2020 का सॉल्यूशन था। अगर इसके अंदर कहीं पे भी मिस्टेक हो, रह गई हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड थैंक यू। ऐसे ही सारे पेपर सॉल्यूशन आगे के भी आपको मिलेंगे। 2014 to 2019 ऑलरेडी रेडी है और आगे का मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।